नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। रामगढ़ विषधारी, जहां बाघों की दहाड़ और ग्रामीणों की आवाज एक अधिसूचना पर टिकी है। सवाल अब नहीं, मांग है कि फैसला तुरंत आए, क्योंकि हर दिन की देरी बाघों की संख्या और गांव की उम्मीदों पर भारी पड़ रही है। वक्त आ गया है कि जंगल और जन दोनों की किस्मत लिखी जाए। रामगढ़ विषधारी, 184 गांवों की किस्मत और बाघों का भविष्य दोनों एक ही अधिसूचना पर अटके हैं। इंतजार अब असहनीय हो चुका है। सवाल है कि क्या बाघों की दहाड़ गूंजेगी या ग्रामीणों की आवाज दब जाएगी। ड्राफ्ट अधिसूचना के मुताबिक रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर और नेशनल चंबल सेंचुरी की सीमा से 14.79 किलोमीटर तक का क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये इलाका भविष्य में टाइगर रिजर्व का बफर जोन बनेगा। हमारा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व 2022 में नोटिफिकेशन होने के बाद हमारा डिवीजन ने एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन के अनुसार इको सेंसिटिव जोन को नोटिफिकेशन के लिए हम लोग प्रपोजल भी तैयार करके भेज रखे। इसके रिगार्डिंग में 25/10/2025 में एक सेंट्रल एक्सपर्ट्स कमेटी मीटिंग है, वो फाइनलाइज करने के कमेटी है। उसमें हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी रिप्रेजेंट किया, हमारा DFOs और CFs भी उसमें शामिल होके इको सेंसिटिव जोन में क्या क्या परमिटेड एक्टिविटीज़ है, क्या रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ है, रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ है, हमारा बाउंड्री कितना रख रहे सेंचुरी के सीमा से, वो पूरे हम लोग एक्सप्लेन किए। इसमें एक ऑब्जेक्शन आया दिसंबर में, एक लेटर मिला हमारा को। उसके आधार पर हमारा क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग जनवरी 1 वीक में एक लेटर भी लिख के भेज रखे। बफर और कोर एरिया की सीमाएं तय होंगी। आज तक बाघों की झलक सिर्फ बफर में मिलती रही है, लेकिन अधिसूचना लागू होते ही कोर एरिया बाघों का असली घर बनेगा। पर्यटन की नई राहें खुलेंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। जो रामगढ़ टाइगर रिजर्व है 2022 में घोषित हुआ, श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिड़ला द्वारा इसमें टाइगर्स की शिफ्टिंग की जा रही है पिछले 4 सालों से। मई 2026 में से 4 साल हो जाएंगे। 8 गांव कोर एरिया के अंदर है, जिसमें से अभी सिर्फ एक गांव गुलखेड़ी जो है वो शिफ्ट हुआ है। इसमें भी अभी 20 से 30 परिवार हैं जिनको ज़मीन देना बाकी है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि 1 या 2 साल के अंदर गुलखेड़ी के बाद भेरूपुरा गांव को भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो चल रहा है और इसका जो ESZ है उसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पिछले 2 साल पहले निकल गया था। लेकिन इसकी जो लास्ट बाउंड्री है वो लास्ट मीटिंग भी हो चुकी है। NTC है जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, पूरा ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ। प्रशासनिक देरी, DFO को भी बोला गया है। इसमें CCF जो है चीफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटर जो कोटा बैठते हैं सुगना राम जी, उनसे भी बात हुई है। तो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर इको सेंसिटिव प्लान जो है वो लागू हो जाएगा रामगढ़ का। उसके तहत उसकी एक जो बाउंड्री वॉल रहेगी, उसी के बाहर आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। जितने भी रिजॉर्ट्स और वो आएंगे उसी के तहत आएंगे, ESZ के तहत। लेकिन ग्रामीणों की चिंता गहरी है। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं विकास की रफ्तार कहीं उनकी आजीविका को कुचल न दे। सारी बातें हैं, रोजगार भी मिलेगा, टूरिस्ट होटल भी खोलेंगे, कई और भी कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। जो अभयारण्य है उसमें लेकिन सबसे गंभीर बात है कि जो मंथर गति से ही जो आगे बढ़ रहा है, जो पूर्ण अभयारण्य का दर्जा इसे पहुंचाने के लिए करना चाहिए। जो भी रुकावटें इसमें आ रही हैं उनको तत्काल प्रभाव से दूर करना चाहिए। ये मैं लोकसभा अध्यक्ष जी से भी अपील करता हूं कि जो भी रुकावटें वापस ऊपर से आई है या आक्षेप आए हैं उनको तत्काल प्रभाव से दूर कर इसका विस्तार करना चाहिए। आधे जगह दिखाया जाता है। बूंदी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वैसे बहुत पर्यटन स्थल है, आज से नहीं है, वर्षों पहले से है। लेकिन जो बातें, जो प्रोजेक्ट ये बना है, दूरगामी प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट में समय लगता है। युवा पीढ़ी उस चुनौती को अवसर मान रही है। उनकी नजरें सड़क, जल, सुरक्षा और पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिकी है।
मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि बूंदी एक ऐसा शहर है जो कि सवाई माधोपुर और उदयपुर दोनों के जो एनवायरमेंटल दोनों की जो फिजिकल स्थिति है उससे कहीं बेहतर है और ये पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी मतलब राजस्थान के अंदर ही नहीं अपितु मैं मानता हूँ कि भारत के अंदर एक अलग ही इसका परिदृश्य बन सकता है जिस और माननीय ओम कृष्ण जी बिरला हमारे लोकप्रिय सांसद हैं वो इस और काफ़ी आगे तक काम कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ जो ये ईसीएस का जो है उसमें जल्दी से जल्दी हमें आगे से आगे सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लेना चाहिए ताकि युवाओं को, मैं युवा हूँ, मैं युवाओं के भविष्य की ही बात करूँगा और बूंदी के अंदर युवाओं में रोजगार में जो ये बढ़ोतरी होगी इससे वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा होगी और हम भविष्य देखते हैं, युवा लोग हम सभी इसमें बूंदी में भविष्य देखते हैं। वन्य जीव प्रेमियों की धड़कनें तेज है। वो चाहते हैं कि देरी खत्म हो और फैसला तुरंत आए। बूंदी को बहुत फायदा है क्योंकि है ना युवाओं को रोजगार मिलेगा और एक अवसर मिलेगा सभी युवाओं को वहाँ देखने करने का, तो उससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी और बूंदी का विकास होगा। पर्यटन तो है ही सही यहाँ पर। पर्यटन तो है ही और बढ़ावा भी मिलेगा और पर्यटन की संख्या भी बढ़ेगी इससे। अभी प्लान है अभी लागू नहीं हुआ है, अगर जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए और आगे भी प्रयास करेंगे और इसको जल्दी से जल्दी लागू करने की कोशिश करेंगे। यहाँ की मेज नदी, 150 गुफाएं और रणथंभौर मुकुंदरा को जोड़ने वाला कॉरिडोर सब मिलकर बाकू को सुरक्षित भविष्य देंगे और यही भविष्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा। आज यहाँ 5 से ज्यादा बाघिने और 2 नर बाघ मौजूद हैं। विशेषज्ञों की माने अगर RVT 7 जैसे नर बाघ को छोड़ा जाए तो संख्या बढ़ेगी और लिंगानुपात संतुलित होगा। हर साल हजारों देशी विदेशी पर्यटक रामगढ़ विषधारी की ओर खींचे चले जाते हैं, लेकिन अब वक्त है कि ये इलाका सिर्फ जंगल की दहाड़ से नहीं बल्कि विकास और संरक्षण की गूंज से पहचाना जाए। इको सेंसिटिव जोन और टाइगर कंजर्वेशन प्लान अगर संतुलित तरीके से लागू हुआ तो रामगढ़ विषधारी सिर्फ बाघों का मैटरनिटी होम नहीं रहेगा, ये बनेगा भारत का सबसे ताकतवर मॉडल जहां संरक्षण और पर्यटन साथ साथ चलेंगे। अब सवाल नहीं, मांग है कि फैसला तुरंत आए। देरी का हर दिन बाघों की संख्या और ग्रामीणों की उम्मीदों पर भारी पड़ रहा है। रामगढ़ विषधारी की दहाड़ अब सिर्फ जंगल की नहीं होगी, ये होगी विकास की, संरक्षण की और उम्मीद की। एक अधिसूचना और बदल जाएगी 184 गांवों की किस्मत। समय आ गया है कि अब फैसला हो और जल्द हो। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। कोटा नगर निगम ने इंदौर मॉडल अपनाकर सफाई व्यवस्था को नई दिशा दी है। तकनीक, सख्त मॉनिटरिंग और जनता की भागीदारी से शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में ऊंची उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। कोटा नगर निगम ने इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था को नए आयाम देने की शुरुआत कर दी है। शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंक दिलाने के लिए तकनीक और नवाचार का सहारा लिया जा रहा है। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कोटा नगर निगम लगातार नए प्रयोग कर रहा है। शहर की सफाई व्यवस्था को इंदौर मॉडल पर विकसित करने के उद्देश्य से नगर निगम भवन में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना की गई है। इस सेंटर से शहर के घर घर में कचरा संग्रहण में लगे टिपर्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे कहीं भी लापरवाही सामने आते ही तुरंत कार्रवाई संभव हो सके। सफाई से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस नंबर पर आमजन अपनी शिकायत को दर्ज करा रहे हैं, जिस पर तुरंत संबंधित कर्मचारियों को मौके पर भेजकर समाधान करवाया जा रहा है। कोटा नगर निगम की ओर से कचरा संग्रहण के लिए विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम के जरिए जो है तमाम मॉनिटरिंग की जाती है। 400 से अधिक जो टिपर चल रहे हैं वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, वो वार्ड में कौन सी गली में पहुंचे हैं, लोगों से उन्होंने कचरा लिया है या नहीं लिया है, वो तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग यहाँ से की जाती है। और ये विशेष जो है एक डिजिटल हम कहें कि ये कंट्रोल रूम जो है ये यहाँ से संचालित हो रहा है। बाकायदा यहाँ से तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग हो रही है। ट्रैकिंग के जरिए जो है ये जो टिपर हैं उसकी ट्रैकिंग करते हैं और जो भी इनको निर्देश देना होता है वो यहाँ से दिए जाते हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है कोटा नगर निगम में जिस तरह से इंदौर की तर्ज पर जो है सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, उसके समकक्ष रखने
के लिए जो नवाचार किया गया है उसमें ये महत्वपूर्ण जो है मॉनिटरिंग वाला पार्ट जो है वो यहाँ से संचालित किया जा रहा है। किस तरह से मॉनिटरिंग की जाती है और कैसे जो है ये ट्रैकिंग करते हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, कैसे करते हैं आप लोग ट्रैकिंग? हम यहाँ पे जीपीएस के थ्रू लाइव ट्रैकिंग कर रहे हैं। इसमें अपन अपना अपना खुद का पैनल बना रखा है जिसमें अपन आरएफआई